गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप प्लस वन के स्टूडेंट्स। मैं होप करता हूं कि आप सभी अपने घर पर खुश होंगे, अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज बच्चों मैं आपके लिए लेके आया हूं नया चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया है, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशंस। तो बच्चों चैप्टर नंबर 18 ऑफ एनसीईआरटी हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं और ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर हम डाइजेस्टिव सिस्टम कर चुके हैं। इसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम आता है, इसके बाद सर्कुलेटरी आता है। तो हम सर्कुलेटरी सिस्टम को डिस्कस कर रहे हैं। अबाउट 2 days ago I have discussed with you the arteries and veins. I have sent videos of arteries and veins and what is the difference between arteries and veins. Today I am discussing about the composition of blood. What is blood? What is blood? तो आज हम ब्लड को डिस्कस करेंगे, कंपोजिशन ऑफ ब्लड की डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले बच्चा ब्लड क्या है? ब्लड क्या होता है? एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड इज एग्जांपल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड जो है वो कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल है। ऑल वी नो दैट 4 type of tissue are found in our blood. 4 type of tissue are found in our body: epithelial tissue, muscular tissue, connective tissue and nervous tissue. तो मैंने ये आपके साथ डिस्कस किया था कि 4 तरह के टिश्यू से हमारी बॉडी बनी है। एपिथेलियल है, मस्कुलर है, नर्वस है और क्या है, कनेक्टिव है। क्लियर है? जो हम फर्स्ट सेमेस्टर में जब हमने उसको डिस्कस किया था। तो ब्लड किसका एग्जाम्पल है? कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल है बच्चों। ब्लड इज एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड का जो पीएच है वो 7.4 है, एल्कलाइन पीएच है। एल्कलाइन पीएच होती है ब्लड की 7.4। पीएच ऑफ ब्लड इज 7.4। ऐसा मैं कहूंगा आपके आगे, जो पीएच है ब्लड की वो 7.4 है। आपको पता है 7 से नीचे जो अगर पीएच है तो एसिडिक है, 7 पे न्यूट्रल है और 7 से ऊपर जो पीएच है 14 तक वो क्या है, बेसिक पीएच होती है, जिसको हम एल्कलाइन पीएच बोल देते हैं। क्लियर है? तो अप्रोक्स थोड़ा सा ऊपर है, एल्कलाइन पीएच है तो 7 पे न्यूट्रल हो जाता है, 7.4 है, इसलिए मैंने लिखा है यहां एल्कलाइन पीएच, स्लाइटली एल्कलाइन है। ब्लड क्या? स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हेमेटोलॉजी, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with the branch of biology which deals with the study of blood. ब्लड की जो स्टडी है बच्चे उसको हेमेटोलॉजी बोलते हैं, स्टडी ऑफ ब्लड। ब्लड की स्टडी करना हेमेटोलॉजी कराती है। ब्लड की मैं स्टडी कर रहा हूं उसको मैं बोलूंगा हेमेटोलॉजी। ये याद रखना, आपको टर्म्स आ रही हैं। इसके बाद आता है कि ब्लड की कंपोजिशन पे अगर मैं जाता हूं, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ ब्लड। तो कंपोजिशन ब्लड किस चीज का बना है? कंपोजिशन ऑफ ब्लड मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। कंपोजिशन ऑफ ब्लड। तो ब्लड हैज 2 पार्ट्स। ब्लड के 2 ही पार्ट्स हैं। एक को कहूंगा मैं प्लाज्मा और एक को कहूंगा कॉर्पसल्स, ब्लड कॉर्पसल्स। ब्लड कॉर्पसल्स। तो प्लाज्मा क्या होता है? लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का। जो ब्लड का लिक्विड पार्ट है उसको हम कहेंगे, लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड इज कॉल्ड एज प्लाज्मा। जो प्लाज्मा है वो लिक्विड पार्ट है बच्चों ब्लड का। इट मींस प्लाज्मा क्या है? लिक्विड पार्ट मैंने बताया, ये स्ट्रो कलर्ड विस्कस फ्लूइड है। ठीक है, ये स्ट्रो कलर्ड है, स्ट्रो कलर्ड है, ये विस्कस फ्लूइड है। विस्कस फ्लूइड है। इस प्लाज्मा के अंदर
कंपोजिशन को मैं देखूं तो उस प्लाज्मा के अंदर क्या है, क्या कुछ पड़ा हुआ है। तो इस प्लाज्मा के अंदर हमको 90% तो वाटर, 90% इसके अंदर बच्चों वाटर मिलेगा, 90% वाटर है इसके अंदर, एंड 1% इनऑर्गेनिक साल्ट्स हैं, 1% इसके अंदर इनऑर्गेनिक साल्ट है, और 7 to 8% क्या है इसके अंदर, 7 to 8% प्रोटीन्स हैं, 7 to 8% इसके अंदर प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स भी मिलते हैं, इनऑर्गेनिक पार्ट है, प्रोटीन्स है, और 1 to 2% क्या है आपके अंदर, और जो 1 to 2% है वो क्या है इसके अंदर, वेस्ट मटेरियल, वेस्ट मटेरियल है, फूड है, फूड मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल है, फूड मटेरियल है, ये सारी चीजें क्या है प्लाज्मा के अंदर हैं। लैक्टिक एसिड भी होता है, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड भी है, क्योंकि जो लैक्टिक एसिड हमने एनारोबिक रेस्पिरेशन हम करते हैं, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में आपको मैंने बताया था कि लैक्टिक एसिड बनता है एनारोबिक रेस्पिरेशन जब हमारी मसल्स में होता है। मसल्स में जब कई बार हम ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं तो क्या होता है, मसल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाता है, उसमें लैक्टिक एसिड बनना शुरू हो जाता है, तो लैक्टिक एसिड भी वो इसी के अंदर प्लाज्मा के अंदर मिक्स हो जाएगा। क्लियर है? तो ये सारी चीजें क्या है आपके, और कुछ क्या है इसका, और इसके अंदर क्या है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, एंटीबॉडीज हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो हमारी बॉडी को क्या देती हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं इसके अंदर बच्चे, जो हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड कर रही हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रही हैं, हमारी प्रतिरोधक क्षमता को बना रही हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। इम्यूनिटी को, इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रही है हमारी बॉडी को इम्यूनोग्लोबुलिन्स। तो ये सारी चीजें बच्चे आपको दिखाई दे रही हैं। क्लियर है? किसके अंदर, प्लाज्मा के अंदर। ठीक है, और ये नॉन लिविंग पार्ट है, इट इज ए नॉन लिविंग इन नेचर। और इसके अगर नेचर देखूं तो दिस इज नॉन लिविंग इन नेचर, तो ये नॉन लिविंग होता है, नॉन लिविंग पार्ट है, ये हमारी ब्लड का नॉन लिविंग पार्ट होता है बच्चे। तो हमको याद करना है ये कि 90% वाटर है, सॉल्ट है, इसके अंदर प्रोटीन्स हैं, वेस्ट मटेरियल है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो इम्यूनिटी देते हैं हमारी बॉडी को। ठीक है, तो इसकी हमको बोलते हैं प्रतिरोधक क्षमता, रोगों से लड़ने की कितनी हमारी बॉडी की क्षमता हो, उसकी हमारी बॉडी की इम्यूनिटी कहलाती है, इम्यूनिटी कहलाती है। और ये नॉन लिविंग पार्ट होता है प्लाज्मा। और इसी प्लाज्मा के अंदर जो होते हैं वो आरबीसी हैं, इसी प्लाज्मा के अंदर डब्ल्यूबीसी हैं, इसी प्लाज्मा के अंदर हमको प्लेटलेट्स दिखाई देंगी जिसको हम ब्लड कॉर्पसल्स कहते हैं। क्लियर है? ये सारी चीजें भी इस प्लाज्मा के अंदर पड़ी हुई हैं, हम ऐसा कह सकते हैं। तो लिक्विड पार्ट हो गया ब्लड का हमने। अब प्लाज्मा के अंदर कुछ क्या है, इसके अंदर क्या मिलेंगे और चीजें क्या मिल सकते हैं, हम थोड़ा डिस्कस और करें। प्लाज्मा के अंदर इसके अंदर कुछ ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन्स भी मिलेंगे बच्चे, इसके अंदर कुछ ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन्स भी होते हैं, वो भी हमको डिस्कस करने हैं कौन कौन से ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन्स हैं इसके अंदर। तो इस प्लाज्मा के अंदर हमको कुछ ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन्स दिखाई देंगे। ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन्स, ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन्स जो ब्लड को जमाते हैं। देखते हैं हम, कई बार हमें कट लग जाता है तो अपने आप क्या होता है, खून वहां पर उस एरिया में अगर छोटा सा कट भी लग गया तो खून अपने आप जम जाता है। उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन्स जो प्लाज्मा के अंदर होते हैं, जो ब्लड के प्लाज्मा के अंदर होते हैं। जो मेन ब्लड क्लोटिंग इनका रोल होता है, मेन इन ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन का, जब मैं ब्लड क्लोटिंग का मैं मैकेनिज्म बताऊंगा तो उसमें इनका रोल आएगा ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन का। तो ये ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन है, इसमें क्लोटिंग फैक्टर है, ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन है, इसका नाम है फाइब्रिनोजन। तो जो ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन कौन सा है, फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन इज ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन विच आर फाउंड इन द फाइब्रिनोजन। तो हमको याद रखना है ये फाइब्रिनोजन जो है इट इज ए एग्जांपल ऑफ ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन। क्लियर है? इसके बाद बच्चे और क्या चीजें मिलेंगी इसके अंदर, इसके अंदर हमको ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन मिलेंगे। मेनली वैसे ये ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन लीवर बनाता है इस फाइब्रिनोजन को, इसका जो मेन सिंथेसिस करेगा वो लीवर करेगा, फिर वो ब्लड के अंदर आ जाएगा, ऐसा आप मानते हैं। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, लीवर ने इस फाइब्रिनोजन को बनाया और फिर ये ब्लड में आ गया, प्लाज्मा के अंदर आ गया जो लिक्विड पार्ट है ब्लड का। इसके बाद अब इसके अंदर ये चीजें हैं, इसके अंदर सेकंड प्लाज्मा जो इंपॉर्टेंट हमको याद रखना है, फाइब्रिनोजन इज द ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन। इसके बाद इसमें ग्लोबुलिन प्रोटीन भी हैं, तो ग्लोबुलिन प्रोटीन भी मिलते हैं, ये डिफेंस मैकेनिज्म बनाते हैं, ग्लोबुलिन प्रोटीन। तो ग्लोबुलिन प्रोटीन भी आपको दिखाई देते हैं किसके अंदर बच्चों,
ग्लोबुलिन प्रोटीन्स आर फाउंड इन द ब्लड प्लाज्मा। ये क्या प्रोवाइड करते हैं, अभी मैंने बताया था इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम ये करते हैं। कौन करते हैं, ये आपको ये ग्लोबुलिन प्रोटीन होते हैं। ये 3 तरह के होते हैं। थोड़ा हम और डिटेल में जाएं, एनसीईआरटी से थोड़ा सा बियॉन्ड जाते हैं हम, तो अल्फा, बीटा और डेल्टा, तो दीज आर द गामा, तो दीज आर द ब्लड प्रोटीन। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये these blood proteins, these globulin proteins help in providing immunity to our body। क्लियर है, जब हमको ये याद रखना है, ये बात हमको क्लियर करके रखनी है कि क्या करते हैं। जैसे हमने बताया आपको गामा प्रोटीन है, ये डिजीज से बचाती है। ठीक है, और ये गामा वाली मैंने बताई है, ये डिजीज से हमको बचाएगी और हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करेगी। एंटीबॉडीज क्या होते हैं हमारी बॉडी में बच्चों, द केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं। कभी भी हमारी बॉडी में, जब भी हमारी बॉडी में कोई डिजीज कॉजिंग माइक्रोनिज्म जाएगा, तो हमारी बॉडी क्या करेगी, उनको किल करने के लिए, उन डिजीज कॉजिंग माइक्रोनिज्म को हम एंटीजेंस बोलते हैं, उनको किल करने के लिए हमारी बॉडी एंटीबॉडी बनाएगी। तो ये ग्लोबुलिन प्रोटीन हेल्प करते हैं एंटीबॉडी को बनाने में। इसका इट मीन्स हम कह सकते हैं कि ये हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, हमें रोगों से लड़ने में मदद कर रहे हैं, ताकि हमको बीमारी ना हो, वो बीमारी ठीक हो जाए, वो डिजीज कॉजिंग माइक्रोनिज्म जो एंटर कर गया है वो किल हो जाए हमारी बॉडी के अंदर। और इसलिए हमारी बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म बनाने में इनका रोल है ग्लोबुलिन प्रोटीन का, हम ऐसा कह सकते हैं। इसके बाद हम कह सकते हैं कि यहां पर, इसके बाद बहुत सारे प्रोटीन्स हैं, ग्लोबुलिन प्रोटीन हमने बताया। इसके बाद एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन का मैं डिस्कस करूंगा। एक थर्ड होता है एल्ब्यूमिन प्रोटीन, ऊपर लिख देता हूं मैं एल्ब्यूमिन प्रोटीन। एल्ब्यूमिन प्रोटीन आपको एग के अंदर भी जो प्रोटीन होता है ना, जो एग का प्रोटीन है, वो भी बच्चे एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है। एग का जो येलो वाला पार्ट होता है, एग को आपने खाया हुआ, तो उसमें जो येलो वाला पार्ट है, प्रोटीन है, वो एल्ब्यूमिन प्रोटीन है बच्चे। तो एल्ब्यूमिन प्रोटीन क्या करता है ब्लड के अंदर बच्चे, ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करने का काम करता है। इट मेंटेन ऑस्मोटिक बैलेंस इन अवर ब्लड। ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करने का काम कौन करता है इन अवर ब्लड में, हमारे ब्लड के अंदर ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करने का काम कौन करता है, वो आपका एल्ब्यूमिन प्रोटीन। एल्ब्यूमिन प्रोटीन इज आल्सो फाउंड इन द एग। एग के अंदर जो येलोइश पार्ट है एग का, वो एल्ब्यूमिन प्रोटीन का बना हुआ है, ये हम कह सकते हैं। तो इस तरह से क्या करते हैं, ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करने का। ठीक है, इसका मतलब ऑस्मोटिक बैलेंस का मतलब है वाटर लेवल को मेंटेन करने का भी काम करता है ये वाटर लेवल, कि हमारे ब्लड के अंदर वाटर का लेवल कितना रहे, वाटर लेवल को मेंटेन करने का काम भी ये प्रोटीन करता है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन। ये कुछ बातें मैंने बताई अब आपको प्लाज्मा के बारे में, कि ब्लड का जो कंपोनेंट था वो क्या था, प्लाज्मा था। क्योंकि अगर मैं डिस्कस करूं, प्लाज्मा था, क्योंकि 2 चीजें मैंने बताई हैं ब्लड के अंदर, क्या है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन है, और प्लाज्मा के अंदर बहुत सारे मिनरल्स तो सारे मिलेंगे, कैल्शियम मिलेगा, मैग्नीशियम मिलेगा, फास्फोरस मिलेगा, क्योंकि हमारी जो हड्डियां है वो किसकी बनी है, दांत है हमारे किससे बने हैं, कैल्शियम से बने हैं। जो हमारी बोन्स है वो किससे बनी है, वो आपकी किससे बनी है, फास्फोरस है, कैल्शियम है, फास्फोरस, कैल्शियम, ये कहाँ है, ब्लड के प्लाज्मा में है। मैग्नीशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, ये चीजें आपको क्या मिलेगी, और अपने क्लोराइड आयंस, कार्बोनिक एसिड, ये सारी चीजें आपको क्या मिलेगी, ये सारी आपके ब्लड के प्लाज्मा में मिलेगी। ये मिनरल्स हैं सारे, इनका डिफरेंट रोल्स होता है, दे प्ले डिफरेंट रोल्स इन अवर बॉडी। तो अलग अलग रोल्स होता है, मैंने बताया था बहुत सारे मिनरल्स ऐसे होते हैं। जब मैंने एंजाइम का लेसन पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे मिनरल्स ऐसे हैं वो एक्टिवेटर का काम कर रहे हैं, मेटल आयंस हैं। अगर वो मेटल आयन एंजाइम को नहीं मिलेंगे तो वो इनएक्टिव हो जाएगा, उसकी एक्टिविटी रुक जाएगी। ठीक है ना, तो मैंने आपको वो पढ़ाया था, उसको दे आर कॉल्ड एज, तो मेटल आयंस एक्ट एज एक्टिवेटर्स, तो एक्टिवेटर का भी काम करता है। अब इसके बाद आता है आपका, यहाँ पर ये चीजें हो चुकी हैं। अब मैं आता हूं कि यहाँ पर टाइप ऑफ, अब ब्लड कॉप्सल्स के बारे में डिस्कस करूंगा। आई हैव डिस्कस विद द कॉप्सल्स ऑफ द ब्लड। तो ब्लड के 2 पार्ट मैंने बताया, एक ब्लड प्लाज्मा बताया, एक ब्लड कॉप्सल्स बताया। तो आई एम डिस्कसिंग विद द ब्लड कॉप्सल्स। अब मैं ब्लड कॉप्सल्स के बारे में आपको डिस्कस करूंगा, कौन कौन सी ब्लड कॉप्सल्स होती हैं हमारे ब्लड के अंदर। ब्लड कॉप्सल्स, PUS, ब्लड कॉप्सल्स कौन सी, ठीक है। तो ब्लड कॉप्सल में बच्चे हमारा क्या आती है, आपको पता ही है। ब्लड कॉप्सल्स में आएंगी बच्चे आपको RBC आएंगी, RBC का दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट,
WBC, WBC का दूसरा नाम ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट्स, और थर्ड इज द प्लेटलेट्स। तो ये प्लेटलेट्स, RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स, दीज आर द कोप्सल्स विच आर फाउंड इन द ब्लड। ये तीनों चीजें आपको ब्लड के अंदर मिलेंगी। और जो ल्यूकोसाइट है उसको हम थोड़ा और डिस्कस करें तो ल्यूकोसाइट्स भी आगे चलकर दो तरह की होंगी। इस ल्यूकोसाइट को भी फर्दर मैं आगे दो भाग में डिवाइड करूंगा। इसको एक को बोलूंगा ग्रेनुलोसाइट, एक को बोलूंगा एक ग्रेनुलोसाइट, एक ग्रेनुलोसाइट बोलूंगा, और एक को मैं बोलूंगा बच्चे ग्रेनुलोसाइट, एक को मैं बोलूंगा ग्रेनुलोसाइट, एक को मैं बोलूंगा बच्चे एक ग्रेनुलोसाइट। तो दो तरह के हम पढ़ेंगे यहां पर भी, एक ग्रेनुलोसाइट और ग्रेनुलोसाइट। फर्दर फिर मैं क्या करूंगा, एक ग्रेनुलोसाइट को और ग्रेनुलोसाइट को फर्दर मैं डिवाइड करूंगा। क्लियर है? आगे जैसे एक ग्रेनुलोसाइट, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, इसमें दो आ जाएंगे आगे फर्दर। अगर मैं फ्लो चार्ट बनाऊं तो फिर ये अगेन दो तरह की हैं, एक है इनमें मोनोसाइट्स हैं और दूसरी बच्चे इनमें लिम्फोसाइट्स आती हैं। दूसरी आएंगी आपकी लिम्फोसाइट्स, आपकी दो आ जाएंगी बच्चे, इसमें आ जाएगी एक आपकी आ जाएगी मोनोसाइट और एक आ जाएंगी लिम्फोसाइट। और इसमें फिर ग्रेनुलोसाइट अगेन 3 टाइप्स की, इसको भी मैं अगेन डिवाइड करूंगा 3 टाइप्स में। इसमें आपकी आ जाएंगी बच्चे, कौन सी आ जाएंगी, इसमें मोनोसाइट है, लिम्फोसाइट है। इसमें आ जाएंगी आपकी इओसिनोफिल, इओसिनोफिल आ जाएंगी, इसमें आपकी इओसिनोफिल आ जाएंगी। एक बच्चे आ जाएंगी इसमें आपकी बेसोफिल आ जाएंगी, बेसोफिल आ जाएंगी, और थर्ड आ जाएंगी बच्चे इसमें आपकी न्यूट्रोफिल। ये 3 ये हैं आपकी WBC। ये एक तरह की WBC है। ल्यूकोसाइट का दूसरा नाम क्या होता है? WBC, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स, रेड ब्लड कॉर्पसल्स एंड प्लेटलेट्स। दे हैव डिफरेंट फंक्शंस इन आवर ब्लड। इनका फंक्शंस भी अलग अलग होता है। तो मैंने बताया RBC, WBC, प्लेटलेट्स। इसके बाद मैंने बताया ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट में मैंने दो भाग किया, उसका ग्रेनुलोसाइट और ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। एंड ग्रेनुलोसाइट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप। फर्स्ट इज द इओसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। इओसिनोफिल का दूसरा नाम एसिडोफिल भी कह देते हैं। कई बुक्स में यहाँ पर इसको एसिडोफिल भी लिखा मिलेगा आपको, एसिडोफिल। तो कई बुक्स हम पढ़ेंगे तो उसमें एसिडोफिल भी हो, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। एसिडोफिल इसी का नाम है, इओसिनोफिल का नाम होता है। क्लियर है? तो हम सबसे पहले लेंगे, अब हम लेते हैं सबसे पहले किसको लेंगे? RBC को लेंगे। RBC क्या है? रेड ब्लड कॉर्पसल्स। तो रेड ब्लड कॉर्पसल्स को हम डिस्कस करेंगे आपके साथ पहले। तो रेड ब्लड कॉर्पसल्स में मैं आपको क्या बताऊंगा? सबसे पहले रेड ब्लड कॉर्पसल्स में बता रहा हूं आपको, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, रेड ब्लड कॉर्पसल्स। ठीक है। इसका दूसरा नाम है एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स भी बोल देते हैं हम इसको, एरिथ्रोसाइट्स। अदर नेम ऑफ RBC इज द एरिथ्रोसाइट्स। क्लियर है? अब देखिए RBC क्या है। RBC आपकी ब्लड के अंदर एक काम करेगी। RBC का काम होता है क्या करना? ऑक्सीजन कैरियर है, ऑक्सीजन कैरियर है ये ऑक्सीजन कैरियर होती है। क्यों? क्योंकि इसके पास एक केमिकल है, पिगमेंट है, इसको बोलते हैं हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन इसके पास एक पिगमेंट होता है। और वो हेमोग्लोबिन, ठीक है, जिसमें अगर मैं इसको तोड़ दूं थोड़ा, ये क्या है? कंबाइन करेगा हेमोग्लोबिन किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। ये वाला पिगमेंट कंबाइन करता है, RBC के अंदर है। और हेमोग्लोबिन को मैं तोड़ूं तो इसमें दो चीजें होंगी। अगर थोड़ा सा खोल देता हूं इसको, हेम प्लस ग्लोबुलिन, हेम प्लस ग्लोब्यूलिन। तो इसमें बच्चे जो हेम वाला पार्ट होता है वो आयरन है, हेम इज ए आयरन पार्ट एंड ग्लोबुलिन इज ए प्रोटीन पार्ट। तो प्रोटीन पार्ट होता है। क्लियर है? तो ये हम हेमोग्लोबिन है।
क्लियर है, ये हमको याद रखना है। इसके बाद ऑक्सीजन लेके जाएगी, हीमोग्लोबिन कंबाइन करेगा, फिर जितने भी ऑर्गन्स तक ऑक्सीजन जानी है, टिश्यू तक, सेल तक ऑक्सीजन पहुंचनी, वो कौन लेके जाएगा? आरबीसी लेके जाएगा। क्लियर है, ये हमको याद रखना है। थर्ड पॉइंट हमको क्या याद करना है? हीमोग्लोबिन जो होता है बच्चे, वो कहां पर बनता है? हमारी सबसे बड़ी बोन होती है फ्यूमर। ये वाली जो बोन है हमारी, वो फ्यूमर होती है। ये वाली जो बोन है उसको हम फ्यूमर बोलते हैं बच्चे। इस बोन के अंदर एक कैविटी होती है खाली बोन की, उस कैविटी को बोलते हैं बच्चे रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो क्या होती है? खाली कैविटी होती है। अगर मैं थोड़ा सा डिस्कस करूं, यहां पर एनसीईआरटी ने इसको दिखाया हुआ है, यहां पर हम देखेंगे, हम स्केलेटन वाले लेसन में चलते हैं तो वहां पर देखिए, ये वाला मैं डायग्राम आपको शो करना चाहता हूं कि इस बार मैं पढ़ाऊंगा जब स्केलेटन, तो वहां मैं इसको डिस्कस करूंगा रेड बोन मैरो को। तो रेड बोन मैरो क्या होती है बच्चे? जो खाली कैविटी होती है, उस कैविटी को, बोन की जो खाली कैविटी है उसको क्या बोलते हैं? रेड बोन मैरो बोलते हैं। जो कैविटी ऑफ द बोन, एनसीईआरटी में यहां पर इसने नहीं दिखा रखी है, कोई बात नहीं, तो आप समझ लीजिए जो खाली कैविटी है बोन की, उसको क्या बोलते हैं? रेड बोन मैरो बोलते हैं। क्लियर है? और जो रेड बोन मैरो है वहां पर आरबीसी ही बने, वहां पर फॉर्मेशन होगा। जितना भी ब्लड है वो मोस्टली रेड बोन मैरो में मिलता है। आप इतना याद करें। फ्यूमर इज द, ये सबसे बड़ी बोन है जिसको हम बोलते हैं फ्यूमर। फ्यूमर जो होती है वो सबसे बड़ी बोन होती है फ्यूमर, और इसके इस फ्यूमर के अंदर आपको कैविटी मिलेगी और इसको बोन मैरो कैविटी बोलते हैं, और वहां पर आरबीसी का बनना, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड एज एरिथ्रोपोइसिस। जो आरबीसी का बनना होता है, आरबीसी का जो बनना होता है बच्चों, उसको बोलते हैं हम एरिथ्रोपोइसिस। एक टर्म आ रही है एरिथ्रोपोइसिस, PIOESIS, एरिथ्रोपोइसिस। एरिथ्रोपोइसिस एक टर्म है जो आरबीसी बनती है। मैंने बता दिया फॉर्मेशन आरबीसी का होगा, बोन मैरो में होगा, और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एरिथ्रोपोइसिस, फॉर्मेशन ऑफ एरिथ्रोसाइट या आरबीसी। इतना बात हमने। अब जरूरत क्या होती है कि जब भी एरिथ्रोपोइसिस होगा तो इसके बाद क्या बोलते हैं? आरबीसी को विटामिन B12, ये बात हमको याद करनी है। आरबीसी को बनने में विटामिन B12 प्लस आयरन प्लस फोलिक एसिड, ये विटामिन की जरूरत पड़ती है। इन विटामिन की जरूरत हमारी बॉडी को ज्यादा पड़ती है। ब्लड फॉर्मेशन में ये प्ले इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। आरबीसी को बनाने विटामिन B12, आयरन और फोलिक एसिड। जिसमें भी खून की कमी होती है, जिसको एनीमिया हम कहते हैं, कंडीशन है जहां खून की कमी होगी तो उसको एनीमिया कहा जाएगा, तो उस केसेस में